नमस्कार, द डर्टी पॉलिटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो शख्स क्षेत्र की राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाता आ रहा हो। बहुजन विकास आघाड़ी के कट्टर कार्यकर्ताओं में जिनकी गिनती होती थी, लेकिन अचानक न जाने ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बहुजन विकास आघाड़ी का दामन छोड़ना पड़ा और शिवसेना का दामन थामना पड़ा। इन्हीं सभी तमाम मुद्दों पर आज हम सीधे तौर पर चर्चा करेंगे राजू शुक्ला से। राजू जी नमस्कार। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। राजू जी, सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि आप लंबे समय से बहुजन विकास आघाड़ी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र में देखे गए। पिछले कई चुनाव जो क्षेत्र में हुए, आप बहुजन विकास आघाड़ी के कट्टर कार्यकर्ता के रूप में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको बहुजन विकास आघाड़ी का दामन छोड़ना पड़ा? सर्वप्रथम सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और जो विषय हमारे राज भैया ने मुझसे पूछा है कि इतना टाइम मैं बहुजन में रहा और आज क्या वजह हुई कि मैं पार्टी छोड़ दिया। कार्यकर्ता तभी पार्टी छोड़ता है जब उसको वहां से नाकामी हाथ लगती है। मेरा 2-3 विषय ये महीने भर के अंदर था। जब मैं पार्टी में था तो एक विषय था मेरा कब्रिस्तान का मैटर था, जो आम पब्लिक का मुद्दा था। वो मुद्दा मैं उठाया था। मैंने आमदार माननीय क्षितिज ठाकुर जी से भी बात किया था, मैं नीलेश दादा से भी बात किया था, मकवाना जी से भी बात किया था और अब्दुल चाचा से भी बात किया था। उस मामले पे मुझे कोई सही रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। थोड़ा सा मैं वहाँ मेरी खिन्नता चल रही थी। मैंने आयुक्त को भी लेटर दिया था इस विषय पे। उसी बीच में एक घटना घटी, आप सबको पता है। उस घटना में पार्टी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने दादा को भी मैसेज लिखा था, मैंने अप्पा को भी मैसेज लिखा था, मकवाना साहब को बताया था, नीलेश दादा को भी मालूम था, पार्टी में हर आदमी को पता था, क्योंकि मैं पार्टी के सक्रिय ग्रुप में था, तो सबको मेरा विषय पता था। फिर भी उन्होंने मेरी मदद नहीं की। और उसके बाद जब मैं उन पर दबाव बनाने लगा, मेरा जब भी चालू था, स्टेटमेंट चालू होने लगा, तो मुझे कुछ पार्टी के युवा नेताओं ने मुझे फ़ोन किया कि इस विषय पे मुझे आपसे मिलना है। और मैंने अपने मान सम्मान, जो इतना दिन में पार्टी में काम किया था, मेरी इच्छा ये थी कि पार्टी मेरी मदद करती, मेरे साथ खड़ी रहती। हर कार्यकर्ता की इच्छा होती, हर बेटे की इच्छा होती कि उसके बुरे वक्त उसके पिता, उसका परिवार साथ दे। तो मेरा जो परिवार था वो बहुजन विकास आघाड़ी था। मैं चाहता था कि मेरे बुरे वक्त पे मेरी पार्टी मेरा साथ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस वजह से पार्टी में छोड़ दिया। पार्टी बड़ी थी, सक्षम थी, इसके जो कार्यकर्ता थे वे बड़े पद पर थे। क्या किसी का तो आपको फोन आया होगा या आपको कम से कम मार्गदर्शन तो आपका किया होगा कि आप राजू जी आपको इस विषय पर ऐसे करना है? मुझे किसी ने फोन नहीं किया था, मुझे किसी ने फोन नहीं किया। प्रमोद भैया फोन किए थे, भाभी ने फोन किया था, सभापति भाभी ने, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकती। हमारे यहाँ भी खेमेबाजी चालू है। अगर मैं मकवाना जी के साथ में रहता था, दूसरा खेमा नाराज था, फिर तीसरा खेमा नाराज था, फिर ये रोज रोज मुद्दे उठाता रहता है, इसको ज्यादा बड़ा नेता बनना, ऐसे चीजें अंदरूनी चल रही थी, जिसकी वजह से हो सकता है मेरा साथ न दिया गया हो। आप ये कह रहे हो कि बहुजन विकास आघाड़ी के अंदर आंतरिक रूप से राजनीतिक तौर पर कई खेमे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक जरूरतमंद कार्यकर्ता की मदद नहीं की जा सकती। ये एकदम सही बात है। पार्टी के अंदर खेमेबाजी है, हर आदमी का अपना खेमा है। जो उसके साथ रहेगा उसके लिए वो लोग काम करेंगे, जो दूसरे खेमे में काम करेगा तीसरा आदमी सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन आप तो भरत मकवाना जी के काफी करीबी माने गए, क्या उन्होंने निजी तौर पर आपकी मदद करने की कोशिश नहीं की? नहीं, उन्होंने कोई मदद नहीं मेरी की। उन्होंने बस सलाह दिया कि जाने दे राजू, छोड़ दे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पार्टी में तू कुछ सक्षम रहेगा तो तुम्हारी पार्टी तुम्हारा साथ देगी। हाँ, जो मजबूत होता है लोग उसी का साथ देते हैं, ऐसा उनका कहना था। मतलब कह सकते हैं कि पार्टी ने आपको बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया। पार्टी ने मुझे तो छोड़ ही दिया। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का। जब मुसीबत में पड़ते हैं कोई किसी का साथ नहीं देता है। ये खास करके यही पार्टी में, ये पार्टी में कोई पदाधिकारी कभी मुसीबत में आता है, अगर कोई परप्रांतीय है तो उसका साथ नहीं दिया जाता है। आप लंबे समय से बहुजन विकास आघाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं, आप इनकी किस किस तरह की नीतियों के विषय में आप बात करना चाहोगे? खासतौर से उत्तर भारतीयों के प्रति इनकी क्या नीति है, चुनावों के प्रति किस तरह की उनकी नीति है, विकास के प्रति उनकी क्या नीतियां हैं, जरा खुल के समझाइए।
अभी जैसा आपने मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, तो अभी हमारे ही समाज के एक बहुत बड़े नेता हैं उत्तर भारतीय के, उनके साथ लॉकडाउन में बर्बरता पूर्वक पुलिस ने मारपीट किया था, शायद आपके भी संज्ञान में हो। और कौन थे वह उत्तर भारतीय? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनका बड़ा नाम है, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी के हैं। बहुजन विकास आघाड़ी के नहीं, संस्था के हैं, और बहुजन विकास आघाड़ी को लीड करते हैं, लेकिन हर मामले में बहुजन विकास आघाड़ी के साथ रहते हैं, वो खड़े रहते हैं, उत्तर भारतीयों को प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट हुई थी और उनको लॉकअप में डाला गया था, एक भी पदाधिकारी का नहीं उनका साथ दिया था। कब की बात है ये भी लॉकडाउन जब भी चालू था, प्रवासी ट्रेन छोड़ी जा रही तब की बात है। तो उस उत्तर भारतीय नेता की मदद करने के लिए बहुजन विकास आघाड़ी से कोई आगे नहीं आया? कोई आगे नहीं आया। एक बार और भी इसके साथ घटना हुई थी, तभी भी कोई पदाधिकारी आगे नहीं आया था। यह एक बड़ी बात है जो दर्शाती है कि जरूरत पड़ने पर बहुजन विकास आघाड़ी अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को बेसहारा छोड़ देती है। एकदम सही बात है। दूसरा आपने विषय रखा कि विकास के बारे में आपने पूछा कि विकास की क्या नीति है। मेरे ख्याल से अभी देखो, मैं पार्टी में नहीं हूँ, पार्टी में था तो मैं पार्टी में इसलिए जुड़ा था कि लोगों का मैं काम कर सकूं। यहाँ एक बड़ी हॉस्पिटल नहीं है, 10 बेड की हॉस्पिटल है, आईसीयू 7-8 बेड की है, 10-20 बेड नॉर्मल है। 27 लाख पब्लिक में एक हॉस्पिटल कहाँ से काम करेगी? 10-11 लाख पॉपुलेशन से नाला सपारा की एक छोटी सी हॉस्पिटल है। एक यहाँ पे कॉलेज नहीं है। रोड आप देखोगे सब गड्ढे, 1 महीने में लगाते हैं, 1 महीने में उड़ जाते हैं। आज भी आप लाइट का वायर देखो तो लटका हुआ है। हर जगह पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है अधिकारियों में। एक भी आदमी, राजनेता का मतलब क्या होता है? लोग आपको नेता क्यों बनाते हैं? कि आपकी सुनी जाए, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे नगर पालिका विभाग हो या अन्य कोई विभाग हो। लेकिन एक भी पदाधिकारी उनके साथ बोलने को तैयार नहीं होता, कोई साथ में खड़ा नहीं होता। तो इसको विकास नहीं कहा जा सकता कि यहाँ का विकास हुआ है। मैं रह के देखा हूं कि लोग सिर्फ चुनाव के वक्त निकलते हैं बाहर, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, और उस हिसाब से लोगों को 1 महीना लोग सक्रिय रहते हैं, फिर 11 महीने गायब हो जाते हैं। ये जो समस्याएं बताई आपने, जो कमियां बताई, ये कमियां पहले भी आपको पता थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुजन विकास आघाड़ी के साथ बेहद समर्पित भाव से काम करते रहे। आप देखे होंगे कि मेरा हमेशा फेसबुक पे गटर का ढक्कन, रोड खराब है, इसको हमेशा मैं ओपनली डालता था। लोग मुझसे नाराज भी होते थे कि तू पार्टी का कार्यकर्ता है, तू पार्टी के चीजों के बारे में क्यों डालता? लाइट, कभी रोड का लाइट बंद का मैं डालता था, कभी कैसा। मैं इसलिए पार्टी को ज्वाइन किया था कि लोगों की समस्याओं को मैं हल कर सकूं, ना कि मैं स्वयं के लाभ के लिए पार्टी ज्वाइन किया था। सुना जा रहा है कि आप आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में टिकट के दावेदार थे और उसकी अपेक्षा भी पार्टी से करते थे, इसीलिए शायद आपको दरकिनार किया हो। क्या आपको नहीं लगता? देखो, मेरे साथ ही नहीं, ये अधिकांश आज जितने उत्तर भारतीय हैं जो जुड़े हैं पार्टियों से, आज 115 सीट की नगर पालिका है, 4 से 5 सीट उत्तर भारतीयों को मिलती है। नाला सुपारा में 5.5 लाख मत है, 3.5 लाख के ऊपर उत्तर भारतीयों का मत है, 1-2 सीट दे दी जाएगी। तो जब कोई भी आदमी काम करेगा पार्टी में, जब आप उनसे काम लोगे तो आप उसको, वो आपसे टिकट का इच्छा रखेगा कि मुझे टिकट चाहिए। जब आप टिकट नहीं दोगे, बाहर के लोगों को ला के वार्ड में खड़ा कर दोगे जिसको वार्ड वाले जानते नहीं हो, या वरिष्ठ पदाधिकारी खड़े हो जाएंगे, तो कार्यकर्ताओं में थोड़ा असंतुष्टि रहती है। हो सकता है ये भी रहा हो कि मैं 2-2, 3-3 वार्ड से मांग कर रहा था इसके लिए, लेकिन इस चीज के लिए मेरे जो उस समय के राजनीतिक गुरु थे भरत भाई मकवाना जी ने कहा था कि 2-3 वार्ड पे तुम करो, तो मैंने उनके कहने पे किया था। मैं अपने मर्जी से कुछ नहीं किया था, मुझे बोला गया था। ऐसा तो नहीं कि आपको भरत मकवाना जी ने गुमराह किया हो? अब हो सकता है कि इच्छा, मैं देखो, हम लोग तो निष्ठावान शिष्य हैं, निष्ठापूर्वक काम करते हैं पार्टी के लिए, किसी को उनके लिए। अब वो उनको धोखा देना है या मेरा साथ देना है, वो उनके ऊपर निर्भर करता था। अच्छा, मैं चुनावों की रणनीति के विषय में जरूर बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप पिछले कई चुनाव में दमदार प्रचार कर रहे थे बविया के उम्मीदवार का। तो उनकी क्या ऐसी खास नीति कि वह हर चुनाव में जीत के आते हैं? देखो, 2 नीतियां हैं। एक तो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं बहुजन के पास, जो मूवमेंट पे काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरी एक नीति है प्रेशर की नीति, कि आपको तो पता है कि बिल्डर लॉबी यहाँ ज्यादा सक्रिय है। एक प्रेशर की नीति
तीसरी नीति है मान मनोबल की नीति, कि आपको किसी तरीके से बिठा, आप देखोगे कई चुनाव में बड़े बड़े लोग, उनके परिवार के या बड़े बड़े पदाधिकारी, तो उनको मना लिया जाता है। अब उसमें कई चैनल हैं, कोई इधर से नहीं माना तो उधर से माना, इस तरीके से मना के उनको संतुष्ट करके कर दिया जाता है। यही 2-3 कारण है। आपने बिल्डर लॉबी पे दबाव की बात कही है, तो क्या आपको लगता है कि वह बिल्डर जो कहीं ना कहीं से अवैध निर्माण कार्यों में लिप्त है और बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस बात का डर दिखाया जाता है कि अगर आप इन चुनाव में हमें समर्थन नहीं दोगे तो आपकी बिल्डिंगों पर कार्रवाई करवा देंगे? ये बात एकदम सच है कि इसीलिए बिल्डर लॉबी, क्योंकि सब उत्तर भारतीय हैं या यहाँ के स्थानिक हैं या बाहर गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, तो लोगों को काम धंधा करने आए हैं, ना कि यहाँ राजनीति या कोई किसी कुछ करने आए हैं। तो उनको अपने काम धंधे से मतलब रहता है, काम धंधे में कोई उनको कुछ बोलता नहीं है, तो अपना आराम से काम धंधा करते हैं। उस चुनाव के टाइम उनको कहा जाता है कि वो देख लीजिए जो भी रहे, तो हिसाब से लोग अपनी मदद करते हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर भारतीयों का हुआ है। वो बेचारे चाली बनाते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, लोड बेरिंग बनाते हैं, सिडको बनाते हैं। चाली बनाते हैं, डोमिनेशन हो जाता है। अगर लोड बेरिंग बनाते हैं, तोड़ दिया जाता है, एमआरटीपी लग जाता है। अगर सिडको अवैध तरीके से उनके ऊपर आरटीआई मार के गुना दाखिल किया जाता है। लेकिन क्या नालासोपारा पालघर ही डिस्ट्रिक्ट है क्या पूरे महाराष्ट्र में? आप कभी मुंबई में देखो, मुंबई में क्या लोड बेरिंग चाली या इस तरह की बिल्डिंगें नहीं बनी है? थाना में नहीं बनी है, कल्याण में नहीं बनी है, डोंबिवली में नहीं बनी है, नासिक में नहीं बनी है, तमाम जगह नगर पालिका है। लेकिन वहां पे कभी तोड़क कार्रवाई आप नहीं सुनते हो। सिर्फ नालासोपारा में तोड़क कार्रवाई है। एक बार वो बनाने के लिए पैसा दें, फिर टूट जाए, फिर उनको कस्टमर दौड़ाए, इस तरीके से प्रेशर की राजनीति दे रहे हैं। हर तरीके से नुकसान परप्रांतियों का ही है। आप ये कह रहे हो कि परप्रांतियों की विशेष तौर पर चालियां तोड़ी जाती हैं, उनकी इमारतें तोड़ी जाती हैं, और क्या इसके लिए सीधे तौर पर बहुजन विकास आघाड़ी जिम्मेदार है? आप इसका रिकॉर्ड निकाल लीजिए। नगर पालिका से तोड़क दस्ता जब भी तोड़ने जाता है तो उनके पास रिकॉर्ड रहता है, आप निकाल दीजिए। नगर पालिका किसकी है 30 साल से, ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप शायद जानते हैं अच्छी तरीके से। और अगर आपको देखना है कि मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, तो चले जाइए मुंबई नगर पालिका में, थाना चले जाइए, कल्याण चले जाइए, बताइए कहाँ डोमिनेशन हो रहा है, कहाँ पे स्लम एरिया नहीं था, मुंबई में नहीं था, कि थाना में नहीं था, कि कल्याण में नहीं था, कि डोंबिवली में, जो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ आपको, या पालघर आगे बोईसर में नहीं है, हर जगह पे है। लेकिन वहां पे इस तरीका से परेशान नहीं किया जाता है। सिर्फ वसई विरार महानगर पालिका ऐसी है जो हमारे उत्तर भारतीय बिल्डर हैं, उनको जगह दे के बनवा के डोमिनेशन करा के परेशान किया जाता है। मतलब कह रहे हो कि पहले जगह दिया जाता है, पहले उनको आबाद किया जाता है, और फिर एकाएक फिर तोड़क कार्रवाई के द्वारा उनके बर्बाद कर दिया जाता है। एक बहुत बड़ी बात है। मैं देखो जो बोल रहा हूँ आज सच बोल रहा हूँ। आपसे पहले ही बात किया था, मैं अपने समाज के लिए राजनीति में आया हूँ, तो मैं अपने समाज को सही चीजें बताना चाहूँ कि अभी भी आप लोग आंखें खोलिए और देखिए कि किस तरीके से आपके साथ हो रहा है। और अभी ये वक्त है अभी 1-2 महीने का, अगर नगर पालिका में परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन नहीं भी होता है, कुछ परिवर्तन होता है, तो दबाव बनेगा और कहीं ना कहीं समाज के हित में काम होगा। आपने आज शिवसेना का दामन थाम, लेकिन आपने जब बहुजन विकास आघाड़ी का दामन छोड़ा तो आपके पास काफी विकल्प खुले थे, कांग्रेस, एनसीपी, भाजपा, अब शिवसेना पर ही क्यों अटक गए? देखिए, मैं आज फिर बोल रहा हूँ, दोबारा भी बता रहा हूँ आपको कि मैंने अगर राजनीति ज्वाइन किया है तो मात्र लोगों की सेवा के लिए। एनसीपी पे यहाँ कोई कड़क, मतलब जो एक डिसीजन मेकर कोई नेता नहीं है। बीजेपी आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं, मैंने बताने की आपको जरूरत नहीं है। और भी पार्टियां, शिवसेना एक ऐसी पार्टी है, यहाँ की स्थानिक पार्टी है, आज सत्ता में है, पावर में है। अगर मान लो आज किसी को यहाँ तकलीफ होता है, कोई बीमार हुआ, तो उसको हम केएम रिफर कर सकते हैं। केएम में हमारे शिवसेना की यूनियन है, हमारी वहाँ नगर पालिका है, हमारी यहाँ सरकार है। आपको एडमिशन लेना हुआ, आपको वहाँ पे नौकरी जॉब की जरूरत हुई, बसाई के बाहर हमारी कोई भी पार्टी खत्म हो जाती है, लेकिन बसाई के बाहर शिवसेना चल देती है। तो आपको महाराष्ट्र में अगर नौकरी करना है, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको इलाज करवाना है, अगर आपको एडमिशन लेना है, या आपको किसी भी तरीके की मदद चाहिए, तो आपको शिवसैनिक हर जगह मिलेंगे, पदाधिकारी हर जगह मिलेंगे, सरकार है। तो हम किस लिए राजनीति में आपकी मदद कर सके अपने लोगों की।
इसलिए मैंने शिवसेना ज्वाइन किया। बाकी पद के लिए कोई पार्टी नहीं ज्वाइन किया कि मुझे जिला अध्यक्ष बना दिया जाए, वो अध्यक्ष बना दिया, पद लेके क्या मतलब। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि राज्य सरकार के संरक्षण में राजनीतिक तौर पर मलाई खाने के लिए आपने शिवसेना को ज्वाइन किया है? देखिए, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, अभी मुझे आज ज्वाइन हुआ हूं, तो मेरा ऐसा कोई लिंक या ऐसा कोई मोटो नहीं है कि मैं वहां से मलाई खा सकता हूं। या आप अच्छी तरह जानते हो, मेरा पहला काम है समाज सेवा करना। मैं जन सेवा संस्था के माध्यम से आप लोगों के बीच में बना हूं, अगले कई सालों से काम कर रहा हूं। मेरी कोई ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को आज तक नहीं दिखी होगी। मलाई के लिए तो नहीं गया हूं, लेकिन इस लोगों की मदद के लिए जरूर गया हूं कि अगर किसी का हाथ पैर भी जोड़ना पड़े, मंत्री का, विधायक का, पदाधिकारी का, शिव सैनिक का, तो मैं जोड़ूंगा कि हमारे उत्तर भारतीय, हमारे परप्रांतीय, हमारे स्थानिक लोग हैं, इनकी मदद करो, इनको नौकरी दिलाओ, ये यहाँ परेशान है, इसके लिए मैं गया हूं। एक प्रमुख बात, जब आप बहुजन विकास आघाड़ी में थे तो बहुजन विकास आघाड़ी से कई लोग नाराज होकर के अन्य राजनीतिक पार्टियों में जा चुके थे। आपने उनको फिर विधानसभा चुनाव से पूर्व घर वापसी का रास्ता दिखाया और आप अलग हो गए हो। अब ऐसी स्थिति में उन बेचारों का क्या होगा? देखो, जिसको जहां रहना चाहिए समर्पण भावना से रहना चाहिए। तो मैं जिस पार्टी में रहता हूं, जिसके साथ रहता हूं, समर्पण भावना से रहता हूं। उस वक्त आमदार साहब का चुनाव था, लोगों को मेरा काम था जोड़ना। मैंने उनसे प्रस्ताव रखा और उनकी भी इच्छा आने की थी, वो कार्यकर्ताओं की भी इच्छा आने की थी, और मैं एक माध्यम बना, लोगों को जुड़वा दिया और वो लोग वहाँ पार्टी में आज काम कर रहे हैं। अगर उनको लगेगा कि वहाँ नहीं हो रहा है, अपने भाई को फिर याद करेंगे तो राजू शुक्ला फिर हाजिर है हाथ जोड़ के, फिर मैं जाऊँ फिर ले आऊँगा। कहाँ आप शिवसेना में उनको लेकर के आओगे? हाँ, मैं शिवसेना के लिए काम करता हूँ। मैं अगर किसी को भी जोड़ूंगा तो शिवसेना में जोड़ूंगा। आप आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहोगे शिवसेना के माध्यम से? पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मुझे कहा है कि आपको टिकट मिलेगा, आप लड़िए, लेकिन मैंने उनसे एक अनुरोध किया है कि जो पुराने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको टिकट दिया जाए। मैं अभी नया आया हूं, मैं पार्टी के लिए समर्पित भावना से काम करना चाहता हूं। हर वार्ड में मेरे वजह से कुछ वोट का फायदा हर वार्ड में पार्टी को मिलना चाहिए। अगर फिर भी पार्टी मुझे कोई जिम्मेदारी देगी कि आप चुनाव लड़िए तो देखा जाएगा। अभी फिलहाल कोई ऐसा विचार नहीं। चलो, ये तो आपका है कि विचार नहीं, लेकिन वास्तविक रूप से क्षेत्र की राजनीति में अब आपकी भूमिका क्या होगी? जैसे बहुजन विकास आघाड़ी में जब आप थे तो आप गली कोने की सारी खबरें बविया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर तक भी पहुंचाया करते थे, ऐसे लोगों में चर्चा थी। अब यहाँ पे आपका आइडियल नेता कौन है जिसे आप अपना आदर्श समझ सको और छोटी बड़ी जो भी स्थानीय राजनीतिक तौर पर जो हलचल है उनकी सूचनाएं वहां तक पहुंचा सको, जिससे इस क्षेत्र में शिवसेना की राजनीति को कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त हो? देखिए, मैं परमानेंट आज से शिवसेना में अपने उत्तर भारतीयों को, स्थानिक को, जो भी आना चाहेगा मैं कन्वेंस कहूँगा, उनकी नीतियों से अवगत कराऊंगा और जोड़ूंगा। दूसरी बात ये रह गई कि मैं जो लोकल में काम करता था तो एक मेरे आइडियल नेता थे जिसको मैं बताता था, ऐसा आपका कहना है। अब इसमें मेरे सारे आइडियल, मेरे शाखा प्रमुख मेरे आइडियल नेता हैं। पहले मैं वहां से शुरू करूंगा, विभाग प्रमुख शुरू करूंगा, शहर अध्यक्ष से शुरू करूंगा, तालुका अध्यक्ष से शुरू करूंगा, अल्पसंख्यक अध्यक्ष से शुरू करूंगा। इनको मैं अपनी बात बताऊंगा क्योंकि मैं अभी पार्टी में नया हूं। धीरे धीरे मैं पार्टी किस तरीके से काम करती है, प्लेटफॉर्म क्या है उनका, मैं देखूंगा और अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा लोगों तक कि पहुंचे और ये यहाँ पे सुधार हो ताकि हमारी पार्टी मजबूती से लड़ सके। आपने देखा कि किस बाकी से राजू शुक्ला से बात हुई, उन्होंने माना कि बहुजन विकास आघाड़ी के साथ बेहद सक्रियता और समर्पण के साथ इन्होंने काम किया है और अब किन्हीं कारणों से जब उनसे मोह भंग हो गया है तो उसी समर्पण के साथ अब शिवसेना के साथ काम किया जाएगा और राजनीतिक तौर पर इस क्षेत्र में शिवसेना की मजबूत करने का प्रण किया जाएगा। राजू जी, आज के लिए इतना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसके साथ ही लगातार हम आपको हर उस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो क्षेत्र की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो। देखते रहिए